हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने IPv4 हेडर तक का चेकसम पढ़ा था, राइट। तो चेकसम था हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग के IPv हेडर के दो एलिमेंट बाकी हैं। पहला है सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और दूसरा है ऑप्शनल हेडर। और फिर थर्ड चीज़ है कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस दो ही तीन पार्ट बाकी है, ठीक है। तो आज ट्राई करते हैं आज फिनिश करने का, अगर हो सकता है तो ट्राई करेंगे। वैसे हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि इतना अब इम्पोर्टेंट वाला पार्ट नहीं बचा हुआ है, ठीक है। जो इतना कॉम्प्लेक्स है इजी इजी सा है, हम लोग जो अंडरस्टैंड इजीली कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ सोर्स IP की। अगर मैं बात करूँ सोर्स IP एड्रेस, IP एड्रेस कितना बिट का होता है? 32 बिट का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सोर्स IP एड्रेस एड्रेस 32 है ना, 32 बिट इन IPv4 हेडर, ठीक है। तो यानी IPv4 हेडर के जो IPv4 में जो हेडर फील्ड होते हैं उसमें जो प्लेस होता है वो वहाँ पे 32 बिट लेता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर क्या है, और ये जो होता है फोर्थ वर्ड होता है, ठीक है। फोर्थ वर्ड FOUR, फोर्थ वर्ड, राइट। और IPv4 हेडर और IPv4 हेडर, ठीक है। और एक वर्ड जो होता है कितने बाइट का होता है इसमें? एक वर्ड जो होगा वो 4 बाइट का होगा, 4 बाइट, राइट। नेक्स्ट इन्फॉर्म, अच्छा फोर्थ वर्ड कौन सा होता है हेडर का? मतलब फोर्थ वर्ड कैसे काउंट करेंगे? तो एक वर्ड जो होता है 4 बाइट का होता है, राइट। यानी कि 4 बाइट अगर इसमें बिट कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 32 बिट का, राइट। यानी कि ये जो हम लोग का ये मैं फर्स्ट रो को मैं बताऊँ, वन वर्ड बोलो, सेकंड रो को सेकंड वर्ड बोलो, थर्ड रो को थर्ड वर्ड हो जाएगा। तो फोर्थ यानी रो में हम लोग का सोर्स IP आता है, फिफ्थ रो में क्या आता है? डेस्टिनेशन IP आता है। उसका जो सिक्स रो होती है वो ऑप्शनल एड्रेस की होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और फोर्थ वर्ड ऑफ IPv4 हेडर असाइंड बाय सोर्स IP, सोर्स IP, ठीक है। सॉरी, सोर्स IP नहीं होगा, सोर्स राउटर, या राउटर नहीं है, सोर्स होस्ट, राइट। तो ये हो जाएगा सोर्स होस्ट। और सोर्स ओनली लिख देते हैं क्योंकि सोर्स होस्ट के अलावा और कोई असाइन नहीं करता। तो ये जो सोर्स IP एड्रेस है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो सोर्स होस्ट असाइन करता है, ठीक है। ठीक है, और ये कभी चेंज नहीं होता, तो वही लिख देते हैं डू नॉट, डू या डज नॉट होगा ना, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग राउटिंग। नेक्स्ट पार्ट अब आ गया है में अपडेटेड, अपडेटेड इन केस ऑफ NAT डिवाइस, NAT डिवाइस। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम लोग को 1 2 3 कहना, 1 2 3 4, जो फोर्थ लाइन है और फिफ्थ लाइन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रही हैं। फोर्थ लाइन में जैसे मैंने बोला डज नॉट चेंज ड्यूरिंग राउटिंग, यानी कि राउटिंग के दौरान कभी क्या बोलते हैं सोर्स IP एड्रेस चेंज नहीं होता। अब फिफ्थ लाइन में मैं बोल रहा हूँ कि ये मे चेंज यानी कि अपडेट हो सकता है बाय NAT डिवाइस, ठीक है। तो यार NAT डिवाइस क्या होता है? NAT डिवाइस एक स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है क्या? IPv4 एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस जब पढ़ेंगे तो उसमें NAT डिवाइस होगा, तो वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ NAT डिवाइस होता क्या है। तो NAT डिवाइस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग का लोकल नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे लोकल नेटवर्क जैसे मल्टीपल होस्ट रखे हुए हैं, मल्टीपल होस्ट, जैसे क्या एक सिंगल राउटर कनेक्टेड है, या हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं, राइट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है। अब तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब आगे रिक्वेस्ट भेजता है, मान लो तुम लोग google.com सर्च कर रहे हैं, तो गूगल के सर्वर में जब रिक्वेस्ट जाती है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो क्या करता है, जो सोर्स आईपी की जगह वो अपना आईपी भेज देता है। यानी ये रिक्वेस्ट किया जाती है एज अ कि हाँ, जो हम लोग का जैसे हम लोग जियो एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जियो वाले अपना आईपी चेंज कर देंगे, तो ये रिक्वेस्ट जियो की तरफ से गूगल पे जाएगी इस पेज को फाइंड करने की, ठीक है। तो इसलिए चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, डिटेल में ये सब क्या हम लोग आगे जानेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर नहीं समझा तब भी कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब एनएटी डिवाइस पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तब उसमें आईपी एड्रेस हो गया, सबनेटिंग हो गया, नेटवर्क मास्क क्या होता है, ये सब चीज़ें, और क्लासलेस आईपी, क्लासफुल आईपी, ये सब क्या होता है सब देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये तो होगा सोर्स आईपी के बारे में। अब यहीं पे मैं काम कर डेस्टिनेशन आईपी भी लिख लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन आईपी भी लिख, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ होता है, बस वो क्या होता है, सेंटर होस्ट का आईपी होगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन होस्ट का आईपी होगा तो डेस्टिनेशन आईपी, आईपी एड्रेस, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक काम कर उसको नंबरिंग कर देता हूँ ना, तो इससे मेरा फायदा होगा, क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। दूसरा इससे मैं लिंक कर दूंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें जो पहली लाइन है, इसमें क्या है, सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट, तो ये सेम चीज इसमें होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 32 बिट, 32 बिट इन IPv4 हेडर, ठीक है। ठीक है, और ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये फोर्थ वर्ड होता है, फिफ्थ वर्ड क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी होता है, FIFTH, फिफ्थ वर्ड, ठीक है। बाकी सब यहाँ सेम रहेगा आगे का, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्या पॉइंट है, ये भी पूरा सेम है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, ये भी सेम है। और फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, ये भी सेम है, ठीक है। तो एनएटी डिवाइस पे चेंज कर देगा, ठीक है। अब एनएटी डिवाइस के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ये था मेरे क्या, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में। तो अब इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन हैं, और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, कुछ कस्टम क्वेश्चन हैं, वो सब देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट आईपी, आईपी में बोला, थ्योरी पार्ट जो है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का सेम रहेगा। बस इतने थ्योरी में इतना ही खत्म है। अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, कुछ एमएसक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसको देखते हैं। तो पहला एमएसक्यू क्वेश्चन है, और उसमें पूछा गया है, विच विच फील्ड, PLFIELD, विच फील्ड ऑफ IPv4, IPv4 header always modified modified by any router before forward, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी हम लोग को दिए गए हैं, बिना ऑप्शन के हम लोग को आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन देना मेरी मजबूरी है। सोर्स आईपी, बी पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, सी हो जाएगा TTL, और डी है चेकसम, ठीक है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो पूछा गया, विच ऑफ द फील्ड ऑफ IPv4 हेडर ऑलवेज मॉडिफाइड बाय एनी राउटर बिफोर फॉरवर्ड, यानी राउटर फॉरवर्ड करने से पहले क्या चीज़ हमेशा मॉडिफाई करता है इन जो IPv4 हेडर है उसमें, ठीक है। ठीक है, IPv4 हेडर, हाँ। तो सबसे पहले बात करें सोर्स आईपी, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो सोर्स आईपी हो या डेस्टिनेशन आईपी हो, केवल क्या एनएटी डिवाइस है उसको, वही उसको सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अब आते हैं प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल टाइप क्या होता है, ये कांस्टेंट फील्ड होता है, जैसे मैंने बताया ना,
तो ये क्या होती है, कांस्टेंट फील्ड होती है, इसको कभी भी चेंज नहीं करते। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी नहीं किया बहुत डिटेल में क्या क्या होता है, बस हम लोग ये देखा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो IPv4 के हैं, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हेडर में प्रोटोकॉल टाइप के लिए स्पेस बनाया गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है TTL। TTL क्या होता है, टाइम टू लीव होता है। राउटर क्या करता है, जब भी कोई नया फ्रेम उसके पास आता है या फ्रेगमेंट आता है, फ्रेम नहीं आता, जो भी उसका फ्रेगमेंट आएगा, तो वो क्या करे, उस फ्रेगमेंट का TTL को माइनस करेगा, यानी TTL को अपडेट करेगा, यानी अपडेट तो हो रहा है। ठीक है, अब जो TTL अपडेट हो रहा है तो उसके जो चेकसम होगी उसकी फील्ड की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, तो वो क्या करे, TTL अपडेट करेगा, उसका चेकसम भी अपडेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ C एंड D, क्या है, इसके दो ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। राइट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन, इसको मैं येलो से लिख देता हूँ, व्हाइट पर पूरा हो जाएगा। सो फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ आईपी हेडर, फील्ड ऑफ आईपी हेडर नॉट modified by टाइप, नहीं टाइप नहीं, टिपिकल आईपी राउटर। ऑप्शन ए चेकसम, ऑप्शन बी सोर्स एड्रेस, ऑप्शन सी TTL, ऑप्शन डी लेंथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, विच ऑफ द फील्ड, विच ऑफ द आईपी हेडर नॉट मॉडिफाइड, नॉट मॉडिफाइड, ठीक है, आईपी हेडर छोड़ो, नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इन सब में कौन सा मॉडिफाई नहीं, चेकसम जो है हर राउटर में मॉडिफाई होता है। ठीक है, सोर्स एड्रेस क्या, वो केवल होस्ट चेंज कर सकता है, और सम केसेस में NAT डिवाइस, तो ये तो ट्रू ऑप्शन है, तो राउटर तो नहीं कर सकता। TTL ऑलवेज चेंज होगा। फिर लेंथ, लेंथ क्या, लेंथ मतलब पैकेट लेंथ, तो पैकेट लेंथ ऑलवेज चेंज हो सकती है। ठीक है, एक्चुअली ये हेडर लेंथ नहीं होगा, पैकेट लेंथ होगा। पैकेट लेंथ क्या हमेशा चेंज हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना, जब राउटर भी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन करता है, तो वहाँ पे लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। होस्ट होस्ट ए सेंड आईपी डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम, जिसको हम लोग D बोल दे रहे हैं, टू होस्ट बी। ठीक है, एक होस्ट ए है जो होस्ट बी को एक D आईपी डेटाग्राम उसको सेंड कर रहा है। ठीक है, व्हेन D रीचेस रीचेस बी। ठीक है, जब डेटाग्राम D जो है होस्ट बी तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है, विच ऑफ फॉलोइंग आईपी हेडर, which of following IP header field may be different from that of the original D। तो कहने का मतलब क्या है, एक होस्ट है, उसने D डेटाग्राम होस्ट बी को भेजा, जब डेटाग्राम D जो है वो B को पहुंच गया, तब क्या आईपी हेडर में ऐसी कौन सी फील्ड होगी जो कि
डिफरेंट होगी, ठीक है, मे बी डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, जो डिफरेंट होगी यानी कौन सी चीज़ चेंज होगी, तो हो सकती है, मे बी लिखा है ना, और जरूरी नहीं कि हर बार चेंज हो, बट होने के चांसेस हैं। तो इसका ऑप्शन ए है टीटीएल, ऑप्शन बी है चेकसम, चेकसम, और ऑप्शन सी है फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीटीएल की। सो टीटीएल तो ऑलवेज चेंज होगा, तो ये तो हो सकता, चेकसम भी चेंज होगा। अब बात है फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट का भी चेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब उसका और भी फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो फ्रेगमेंट ऑफसेट तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। मतलब हमेशा तो नहीं होगा, जरूरी कि हमेशा फ्रेगमेंटेशन हो नहीं, बट क्या मे भी लिखा है, मे भी यानी चांसेस, फ्रेगमेंट ऑफसेट चेंज होने के चांसेस हैं, हाँ चांसेस हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं उसको पॉइंट करके लिख लेता हूँ कि बहुत तो कन्फ्यूजन हो सकती है बाद में कि ये फ्रेगमेंट ऑप्शन चेंज क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंट ऑप्शन क्या होता है, अगर किसी एक फ्रेम का फ्रेगमेंट ऑफसेट है और वो थ्रू आउट द सेम रहता है तभी चेंज होता है, जबकि आईपी या आईपी बोल राउटर जो है वो फ्रेगमेंटेशन दोबारा करता है तभी चेंज हो सकता है, राइट। तो इस पॉइंट को हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, पैकेट डी रिसीव्ड, RECEIVED, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो इग्नोर करना, RECEIVED, रिसीव्ड, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, रिसीव्ड बाय बी मीन्स डी इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी राउटर, ठीक है, ठीक है। हियर एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, ठीक है। अगर डी प्योरली पहुंच रहा है तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मे बी केस में ये ट्रू भी हो सकता है। अगर बहुत लोग इस पॉइंट को भी मतलब कंफ्यूजन हो सकता है ना, ये भी जानने के बाद कि ये फ्रेगमेंटेशन हो गया जब ये डी था और जब पहुंचा तब भी डी है, खाली हेडर में चेंज हुआ तो फ्रेगमेंट हो ही नहीं रहा है, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं चेंज होना चाहिए, बट हो भी सकता है, इसलिए एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। इफ डी ब्रेक इनटू मल्टीपल पाथ या मल्टीपल फ्रेगमेंट, ठीक है। नहीं, डी को मल्टीपल फ्रेगमेंट में कोई भी इंटरमीडिएट राउटर अगर फ्रेगमेंटेशन कर दे रहा है देन फ्रेगमेंट ऑफसेट विल चेंज, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी वो पुराना क्वेश्चन है, हमने कहा पीवाई की क्वेश्चन ही है, बट पुराना क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देने का, पहले सब क्वेश्चन आ जाते थे, अब इतने ज़्यादा इजी लेवल इतने नहीं आने वाले हैं। अब जितने क्वेश्चन है एम्बिग्यूटी वाले कम आते हैं, बहुत रेयर केस में कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो एम्बिग्यूअस होगा, जिसके मल्टीपल आंसर ट्रू हो सकते हैं। अब उतना चाहे एक दो क्वेश्चन ही शायद होते हैं, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं, बहुत रेयर चांस हैं। विच इज नॉट पार्ट, अच्छा एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन होते भी ना उसका, आप क्या दोनों की आंसर ट्रू माना जाता है ऑफ आईपी हेडर, तो ऑप्शन ए है फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट, बी सोर्स आईपी, सोर्स आईपी, सी पार्ट है डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एंड डी पार्ट है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो कौन सा पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी है,
ठीक है। अभी फ्रेगमेंटेशन ऑफ की अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी वन में अभी स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा, और डेस्टिनेशन राउटर जैसा सॉरी यहाँ पे मैं क्या पोर्ट आर हो ना, PORT है, तो ये पोर्ट नंबर जो है वो मेंशन नहीं होता, ठीक है। वो तो पता भी नहीं होता ना, अब तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि कौन से पोर्ट में कौन सा नेटवर्क, कौन सा मतलब प्रोसेस चल रहा है। वो तो क्या हर डिवाइस का यूनिक होता है, ठीक है। वैसे भी, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, अगर इनकेस होता भी है तो ये क्या होता है, टीसीपी और यूडीपी हेडर में पार्ट होता है। ये भी पोर्ट नंबर जो है वो नेटवर्क लेयर में नहीं आता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट होता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर होगी भी तो हेडर किसके पास होगा, टीसीपी आईपी हेडर के पास, ठीक है। यानी जो पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन होती है, आईपी को पोर्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो काम किया ट्रांसपोर्ट लेयर काम है, ठीक है। तो ये वहां से हम लोग क्या होगा, खत्म हो जाता है सोर्स डेस्टिनेशन और सोर्स डेस्टिनेशन क्या बोला, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन IPv4 हेडर। अब हम लोग का IPv4 हेडर का ऑप्शनल वाला पार्ट बचा हुआ, तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, IPv4 ऑप्शनल हेडर, ऑप्शनल हेडर। ऑप्शनल हेडर को हमने शॉर्ट में एक वर्ड में बोला था, क्या बोला था, इसे हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं, ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वेरिएबल साइज का होता है, वेरिएबल साइज, ठीक है। और मिनिमम क्या होता है, ऑप्शनल हेडर की लेंथ क्या होती है, जीरो हो सकती है, मतलब ऑप्शनल हेडर हो भी ना, क्योंकि ऑप्शनल है, नाम समझ आ रहा है। बट एक मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी होती है, मैक्सिमम साइज जो होता है वो कितना होता है, 10 वर्ड्स का होता है। अब 10 वर्ड्स का ही क्यों होता है, क्योंकि जो पूरा जो एचएलएन वाली फील्ड होती है उसमें कितने वर्ड, मतलब उसका साइज कितना होता है, 4 बिट का होता है। जब 4 बिट का एचएलएन होता है तो उसमें मैक्सिमम वर्ड कितने लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 - 1 यानी 15 वर्ड हो सकते हैं। सो 15 वर्ड है, 15 वर्ड में से 5 वर्ड तो क्या मैंडेटरी है, तो 10 वर्ड बचा, 10 वर्ड क्या ऑप्शनल फील्ड में आ जाता है, ठीक है। अब उसको मैं अगर बाइट में लिखूं तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 बाइट आ जाएगा। और अगला पॉइंट हो जाएगा इफ ऑप्शनल, या ऑप्शंस, सीधा सीधा लिखते हैं, ऑप्शंस साइज आर नॉट इन वर्ड। अगर जो साइज है, जैसे हम लोग मान लो अपना हेडर है, उसका साइज जो है वर्ड में नहीं है, यानी कि 4 का मल्टीपल नहीं, वर्ड में कहने बोलता है जो बाइट में अगर लिखे तो 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग पैडिंग लगाते हैं, देन वी हटाओ, देन इट यूजेस, यानी इट मतलब IPv4 हेडर में जो एल्गोरिथम या जो मैकेनिज्म लगा, वो ज़्यादा बोलना अच्छा वर्ड है, USES यूजेस, पैडिंग, PADDING, पैडिंग। पैडिंग में क्या होगा, एंड टू एंड ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। पैडिंग लगाने से ये पता चल जाए कि यहाँ पे ऑप्शन का एंड है, ठीक है। ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या IPv4 ऑप्शनल हेडर में, जिसको हम लोग ऑप्शन से बोलते हैं, तो मैं इसको इतना दूर क्यों लिखा हुआ है, एस साथ में होना चाहिए, ऑप्शन से बोलते हैं, ठीक है। और जो कि वेरिएबल साइज का होता है, मैक्सिमम 10 वर्ड का हो सकता है। इफ ऑप्शन साइज आर नॉट इन वर्ड देन वी यूज पैडिंग, ठीक है, जिससे एंड ऑफ ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन फील्ड होती है, यानी कि ऑप्शनल IPv4 ऑप्शनल हेडर में क्या क्या फील्ड होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, इधर स्पेस है कि इधर लिख दूँ, है तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हटाओ, क्या मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा ऑप्शन, ऑप्शन फील्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट, तो देखो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। पहला कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन टाइप, ऑप्शन
टाइप, और दूसरा फील्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन लेंथ, ऑप्शन लेंथ। ठीक, और ये ऑप्शन लेंथ जो है वो ऑप्शनल होता है, या ब्रैकेट में लिखता हूँ, ऑप्शनल होता है, ठीक है, नल, ये नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है नहीं हुआ, बट जो ऑप्शन टाइप है वो ऑलवेज होता है। ठीक है, थर्ड वाला जो फील्ड या कंपोनेंट है वो होता है ऑप्शन डेटा, ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा जो होता है ये भी क्या ऑप्शनल फील्ड है, ऑप्शनल, ठीक है। और सबका साइज में बता देता हूँ, ये 1 बाइट का होता है, ये भी 1 बाइट का होता है, और इसका कोई फील्ड फिक्स नहीं है, ठीक है। ये जो बोल सकते हैं कि 0 से 10 में जितना भी स्पेस बचा है, जैसे अगर 1 बाइट ले लिए तो यहाँ पे 9 बाइट तक हो सकता है, और सॉरी 49 39 बाइट तक, यहाँ 2 बाइट ले लिए इसको इसको मिला के तो यहाँ पे 38 बाइट तक का हो सकता है मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है कि कितना स्पेस बाकी है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से IPv4 हेडर बना देता हूँ यहाँ पे, पूरा नहीं बनाऊंगा, ऑप्शनल हेडर को शो करूंगा, थोड़ा सा इसको नीचे करते, हाँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को लाइन बन है, लाइन, तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, बेस हेडर होता है, राइट, ठीक है। और बेस हेडर के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन फील्ड होगी, जिसे हम ऑप्शनल फील्ड बोल रहे हैं, और नीचे क्या होगा, पेलोड होगा, दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग क्या बेस हेडर है, राइट, ये हम लोग का होता है बेस हेडर। बेस हेडर का साइज कितना होता है, वर्ड में बताएंगे, 5 वर्ड, ठीक है। और जो ये वाली फील्ड होती है, इसको ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन ग्रीन, ये वाली फील्ड जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल हेडर या ऑप्शंस बोलते हैं, ऑप्शंस, ठीक है। और इसमें सबसे पहला वाला जो स्पेस होता है, जो स्टार्टिंग के 1 बाइट होता है, वो ऑप्शन टाइप का होता है, ऑप्शन, ऑप्शन टाइप, ठीक है, स्टार्टिंग का 1 वर्ड, तो उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये क्या होता है, IPv4 हेडर होता है, IPv4 हेडर होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पेलोड होता है, तो ये हम लोग को हो गया पेलोड, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से एक बार साथ PYQ में कभी क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि अगर हम लोग ऑप्शनल फील्ड को यूज़ कर रहे हैं IPv4 हेडर में, तो कुछ ऑप्शन दिए, तो मैं पूछा था कि कौन सी फील्ड है जो कि ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी, तो वो ऑप्शन टाइप होता है, तो ऑप्शन टाइप होगा हमेशा, ठीक है। अब ऑप्शन टाइप इतना पढ़ लिए हम, मतलब उसके बाद में इतना सुन लिए, तो ऑप्शन टाइप होता क्या वो पढ़ लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होने से है, उसका रोल क्या है, कहने का मतलब, ऑप्शन टाइप। तो ऑप्शन टाइप में अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या, सबसे पहले 8 बिट की फील्ड होती है, 8 बिट फील्ड, या फील्ड डाटा 8 बिट सीधा से लिखते हैं ना, फील्ड की क्या जरूरत है, ठीक है। एंड डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, डिवाइडेड इनटू 3 सब फील्ड, ऐसा लिखेंगे, सब फील्ड। तो ऑप्शन टाइप क्या 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपीड, जो कि होता है 1 बिट का, और दूसरा है ऑप्शन क्लास, जो कि होता है 2 बिट का, तो 1 बिट यहाँ पे हो गया, 2 बिट यहाँ, 3 बिट हो गया ना, 5 बिट बचा हुआ है। तो थर्ड होता है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर जो कि होता है कितना, 5 बिट का, ठीक है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शन फील्ड है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ऑप्शन टाइप, ऑप्शन
ऑप्शन क्या था, ऑप्शन लेंथ ना, L E N, ये क्या मैंने लेंथ लिखना तो मैं क्या लिख दिया, LENGLENGTH, ठीक है, ऑप्शन डेटा होता है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन टाइप जो होता है मैंडेटरी फील्ड होता है, बाकी सब ऑप्शनल होता है। फिर ऑप्शन टाइप के भी 3 फील्ड होते हैं, कॉपीड हो गया, ऑप्शनल क्लास हो गया और ऑप्शन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सब के साइज मैंने लिख लिया है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कॉपीड फील्ड होती है, तो मैं येलो से लिख दे रहा हूँ, COPIED। सबसे पहले कॉपीड फील्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ऑप्शनल या ऑप्शन या ऑप्शनल क्लास होती है। तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। और सबकी लेंथ लिख देता हूँ, ये 1 बिट का होता है, ये 2 बिट का होता है, और ये क्या होता है, 4 नहीं 5 बिट का। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, 8 बिट का, 8 बिट का नंबर होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ओके, सो ये चीज़ हो गया। अब क्या है, हाँ अगर यहाँ पे देखो, जो ऑप्शन फील्ड है, सो ऑप्शन टाइप फील्ड मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अगर कॉपीड बिट 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी मेरे कहने का मतलब है कॉपीड बिट अगर हम लोग के 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कॉपीड बिट 1 से स्टार्ट हो रही है, कॉपीड बिट 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर कॉपी बिट 0 से स्टार्ट होगी, जो क्या बोल सकते हैं ऑप्शन टाइप है, उसका जो नंबर होगा वो 0 से लेके 127 तक होगा। अगर कॉपी बिट 1 से स्टार्ट होगी तो उसका जो नंबर होगा वो 128 से होगा और 255 तक होगा, ठीक है। क्योंकि 8 बिट है ना, तो 2 की पावर 8 कितना, 256 होता है, तो -1 का 255, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, जिसमें कॉपीड बिट 0 से स्टार्ट हो रही है, कॉपीड बिट 1 से स्टार्ट। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शनल फील्ड ओनली प्रेजेंट इन फर्स्ट फ्रेगमेंट ओनली, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो ऑप्शन फील्ड फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, ओनली तो बाद में लगा दिया ना, प्रेजेंट, ऑप्शनल फील्ड प्रेजेंट इन ऑल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, फ्रेगमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, राइट, तो फ्रेगमेंटेशन में हर हेडर होगा, मल्टीपल हेडर्स बनते हैं, मान लेते हैं एक फ्रेगमेंट का 3 फ्रेगमेंट बन रहा है। तो अगर ऑप्शनल बिट जो है या ऑप्शन टाइप जो है 0 से स्टार्टिंग, कॉपीड बिट जो है 0 है, 0 इसका मतलब क्या है, जो 3 फ्रेगमेंट बन रहा है, 3 में जो फर्स्ट फ्रेगमेंट बनेगा उसमें जो उसमें सिर्फ ऑप्शनल फील्ड होगी, उसके अलावा बाकी सब में ऑप्शनल फील्ड नहीं होगी। बट अगर कॉपीड बिट 1 है तो जो ऑप्शन फील्ड है वो सब में होगी, ठीक है। यानी सब में हेडर का साइज सेम रहेगा, और कॉपीड बिट 0 रहेगी तो फर्स्ट वाले का हेडर साइज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बाकी सबका हेडर साइज कम रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और एक और मैं चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ जिसका इतना कुछ खास यूज़ नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख दिया और यहाँ पे ऑप्शन टाइप लिख दिया, ऑप्शन टाइप, ठीक है। अगर ऑप्शन टाइप में पूरा पूरा 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या लगाएं, एंड ऑफ पैडिंग लगाएं, ठीक है, एंड ऑफ पैडिंग। अगर एक बार 0 लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है, अगर एक सिर्फ कॉपी बिट में 0 लिखा हुआ है तो 1 बिट की पैडिंग, अगर जैसे एक ऑप्शन टाइप है यानी 1 बिट की पैडिंग, फिर 2 ऑप्शन टाइप लिखे हुए तो 2 बिट की पैडिंग हो गया, 3 ऑप्शन टाइप है ऑप्शनल फील्ड में 3 बिट की पैडिंग हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर 1 लिखा है तो नो ऑपरेशन, ठीक है, नो ऑपरेशन, ठीक है।
नो ऑपरेशन में पैडिंग के लिए ही यूज होता है, बट ये कि स्टार्टिंग में पैडिंग लगती है। एंड ऑफ पैडिंग मतलब क्या होता है, जो पूरा ऑप्शनल फील्ड हो गया उसके एंड में पैडिंग लगी है, और नो ऑपरेशन मतलब स्टार्टिंग में पैडिंग होती है। तो यहाँ मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में पैडिंग होती है। हाँ, पैडिंग पैडिंग इन स्टार्ट। ठीक है। और उसके अलावा और भी चीज़ फील्ड होती है, जैसे 7 अगर वहाँ पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड राउट होता है। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना हम लोग को। ये भी जो हम लोग मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इससे बहुत कभी क्वेश्चन आए नहीं है इसके ऊपर इतना ज़्यादा। बस ये यहाँ तक जो मैंने बताया नहीं था, इतना जो ऑप्शन टाइप होता है इतना काफ़ी है, इस स्लाइड की उतना ज़रूरत नहीं है। अब अगली फील्ड क्या होती है, ऑप्शन टाइप के बाद होता है ऑप्शन लेंथ, राइट। तो उसको भी देख लेते हैं अब। ऑप्शन लेंथ। ठीक है। ऑप्शन लेंथ कितना, 8 बिट का होता है, 8 बिट। और इसमें लिखेंगे डिफाइंड टोटल लेंथ ऑफ ऑप्शन। डिफाइन टोटल लेंथ ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन, और ये होता है इन बाइट्स में होता है, इन बाइट्स में। ठीक है। उसके बाद अगली फील्ड, ये अगले बोले इसी का एक और पार्ट कर देते हैं। इसमें जो इंक्लूड रहता है, जो हम लोगों ने ऑप्शन टाइप लगाया और ऑप्शन लेंथ लगाया, दोनों को इंक्लूड रहता है इसमें। इंक्लूड ऑप्शन टाइप, ऑप्शन टाइप एंड ऑप्शन लेंथ। ठीक है, दोनों का साइज इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, लास्ट पार्ट क्या था इसमें अब, ऑप्शन डेटा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करना भूल गया क्या। हाँ, अब ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब ऑप्शनल डेटा की बात करते हैं, तो ऑप्शनल डेटा में ऐसा कुछ खास है नहीं, जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वही चीज़ लिखते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। ठीक है। यानी जो ऑप्शन फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो ऑप्शनल डेटा में होती है। ठीक है। अब तो उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, यानी हम लोग मेन मेन चीज़ पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जो ऑप्शनल चीज़ें बची हुई हैं, जैसे IPv4 हेडर में कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ बची हुई तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है रिकॉर्ड राउट का। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वाइट कलर से हेडिंग डालता हूँ, रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड, ROUT, राउट। ठीक है। रिकॉर्ड राउट क्या करता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है किस किस कौन से पाथ से डेटा गया हुआ है, यानी जो फ्रेगमेंट क्या बोलते हैं, पाथ कौन सा लिया गया है, मतलब फ्रेगमेंट किस पाथ से होके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा गया है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन होती है रिकॉर्ड राउट में स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा इसमें, यूज टू यूज टू रिकॉर्ड IP एड्रेस ऑफ इंटरनेट राउटर। ठीक है। यानी कि जो आप क्या बोलते हैं, IPv4 हेडर, उसमें जो ऑप्शनल फील्ड है उसमें रिकॉर्ड राउट को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसमें क्या स्टोर होगा, जो जो भी पाथ या जो जो भी इंटरमीडिएट राउटर पड़ा होगा उसके इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, यानी उसका IP एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, राउटर, राउटर्स दोज हैंडल द डेटाग्राम, डेटाग्राम along the path, along the पाथ। ठीक है, जो पाथ में जितने भी राउटर आए उसका IP एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है। बट इसकी भी कोई लिमिट होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का ऑप्शनल फील्ड है उसमें भी लिमिट होती है, तो उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिमिट क्या होती है, इट कैन स्टोर अप टू 9, 9 को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, राउट या राउटर
IP एड्रेस, ठीक है, मैक्सिमम 9 तक स्टोर कर सकता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि अगर कोई डेटाग्राम, हाँ डेटाग्राम या कोई फ्रेगमेंट है, डेटाग्राम नहीं फ्रेगमेंट बोलूँगा। तो अगर कोई फ्रेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, हर राउटर के जो जहाँ पे जा रहा है उसके राउटर रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं 20 राउटर उसके पास में पड़े हैं जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा। जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो उस डेटाग्राम के ऑप्शनल फील्ड में कितने राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, किस किस राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, जो लास्ट के 9 राउटर पड़े होंगे ना उसी की इंफॉर्मेशन, बाकी सबकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ IPv4 हेडर, IPv4 राउटर एड्रेस that can be listed in the record route, ठीक है। रिकॉर्ड राउट का हम लोग शॉर्ट में RR भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RR भी लिख लेते हैं, ऑप्शन फील्ड, ठीक है। ये पूछा गया है तो इसमें कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर तो 9 ही बनेगा। अभी भी जस्ट यहाँ पे लिखा हो सामने, तो इसको क्या ही बोलूँ मैं। फिर दूसरा चीज़ होता है टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे अगली फील्ड आती है, अगला या इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग अपने फील्ड में स्टोर कर सकते हैं, वह टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है, ये होता सिमिलर टू रिकॉर्ड ही होता है, सिमिलर टू रिकॉर्ड राउट। और इसमें लिखेंगे एवरी राउटर नीड टू रिकॉर्ड द IP एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। सिमिलर टू क्या होता है, रिकॉर्ड राउट ही होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे ये इस वाले पेज में इस पर हम रिकॉर्ड राउट में क्या कर रहे थे, हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे राउटर के बारे में, राउटर का IP एड्रेस स्टोर कर रहे थे। राउटर का IP एड्रेस के साथ हम लोग क्या टाइम रिकॉर्ड टाइम में पूरा, हाँ टाइम को भी हम लोग क्या कर नोट कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो उसी को टाइम स्टैम्प बोल दिया गया। और ये होता है 32 बिट का, ठीक है। जरूरी नहीं कि टाइम स्टैम्प का हमेशा क्या राउटर के साथ ही स्टोर करना, राउटर के IP एड्रेस के साथ ही स्टोर करना है। टाइम स्टैम्प को हम लोग स्लोली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 32 बिट टाइम स्टैम्प इन, ये होता है मिली सेकेंड में होता है, या पूरा पूरा लिख देता हूँ, मिली सेकेंड, ठीक है। ये होता है फ्रॉम UTC, UTC टाइम लाइन के अकॉर्डिंग होता है। UTC मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल टाइम और क्लॉक, सी से ये होता है, ठीक है। यानी यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग को 32 बिट के नंबर में स्टोर, जब भी कोई राउटर आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल हेडर में डाल देंगे, ये चीज़ हो गया। और ऑप्शनल हेडर में क्या हो सकता है, सोर्स राउटिंग भी हो सकता है, जिसको स्टैटिक राउटिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बात बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब राउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सोर्स राउटिंग राउटिंग ये इन्फॉर्मेशन भी क्या हो सकती है, हम लोग के IPv4 हेडर में स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये जो होता है सोर्स राउटिंग, जब भी अगर IPv4 हेडर में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पहले से डिसाइड है किस पाथ को किस पैकेट को किस पाथ से जाना है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लू से इस बार लिखता हूँ, ब्लू बहुत समय से यूज़ नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन अ राउट फॉर अ डेटाग्राम। डेटाग्राम के लिए पहले से ही क्या होता है, राउट डिफाइन होता है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, राउटिंग पाथ इज डिटरमाइंड बाय डिटरमाइन बाय ईदर सोर्स होस्ट, सोर्स होस्ट और कंट्रोल्ड, या कंट्रोल से अच्छा बेटर है सेंट्रलाइज सर्वर, सेंट्रलाइज्ड सर्वर। ठीक है, या तो सोर्स होस्ट है या तो कोई सेंट्रलाइज सर्वर हो सकता है, वही से फिक्स्ड होता है पहले से ही। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। राउटर या राउटिंग, राउटिंग पाथ, राउटिंग पाथ इज append in IPv4 ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस फील्ड बाय, कौन करता है ये, सोर्स होस्ट ही तो करता है, सोर्स होस्ट। तो वही चीज़ देखो, कुछ खास इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो राउटिंग पाथ भी क्या होता है, हम लोग का ऑप्शनल हेडर में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी राउटिंग के बारे में लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ सोर्स राउटिंग। ये सोर्स राउटिंग नहीं, टाइप ऑफ राउटिंग लिख लेते हैं। नहीं, सोर्स राउटिंग, हाँ सोर्स राउटिंग लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सोर्स राउटिंग का ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप लिख लेते हैं। तो यहाँ से टाइप, या ऐसे लिखते हैं, टू टाइप ऑफ सोर्स राउटिंग। पहला टाइप हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। दूसरा टाइप हो जाएगा लूज, हो जाएगा लूज सोर्स राउटिंग। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेंगे। ये जो होता है कंपाइल पाथ होते हैं, सॉरी कंप्लीट पाथ ऑफ, लिखते हैं तो तब मजा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ फ्रॉम सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर, डेस्टिनेशन राउटर मतलब जो होस्ट क्या पहले से फिक्स कर देते हैं, ये सोर्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो उसको मैं अगर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लूँ, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑफ इंटरमीडिएट राउटर। फिक्स होता ही है इंटरमीडिएट
मीडिएट राउटर, ये पहले से ही फिक्स होता है। उसका अगला पॉइंट आता है डेटाग्राम। डेटाग्राम इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एग्जैक्ट डिफाइंड राउट। डिफाइन राउट, ROUTE राउट, ROUTE, यही स्पेलिंग होती होगी। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं ऑल ऑफ द राउटर डिफाइन ऑल ऑफ द राउटर डिफाइंड इन, या डिफाइंड सीधा सीधा लिखते हैं, डिफाइंड बी विजिटेड बाय डेटाग्राम। ठीक है, ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इफ द डेटाग्राम विजिट राउट पाथ, या राउट पाथ सोचो, राउटर होगा ना, ROUT है राउटर, दैट इज नॉट इन द लिस्ट, यानी वो गलत पाथ में आ गया है, नॉट इन द लिस्ट, देन इट विल मतलब राउटर करेगा, राउटर विल डिस्कार्ड, देन इट डिस्कार्ड डेटाग्राम, डेटाग्राम तो डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देगा। अब राउटर ने डिस्कार्ड किया तो राउटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोर्स को बताए कि हाँ आपका ये पैकेट था, मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, और वो एरर मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, ICMP एरर मैसेज के थ्रू, एंड ICMP एरर मैसेज इज जनरेटेड, GENERATED, जनरेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर, सबसे पहले क्या होता है इसमें, क्या होता है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में तो पाथ ऑलरेडी फिक्स होता है, जो कि हम लोग ऑप्शन पे या बोल IPv4 हेडर के ऑप्शन फील्ड में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इसमें सोर्स राउटर से लेकर डेस्टिनेशन राउटर तक पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, कैसे किस किस राउटर से होके जाना है, और डेटाग्राम की जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करें। सेम पाथ मतलब उसमें सीक्वेंस में लिखा होगा कि कौन कौन से राउटर हैं वो आएंगे। अब कैसे लिखा होगा, राउटर का नाम नहीं लिखा होगा, राउटर की IP एड्रेस लिखा होगा, क्योंकि राउटर को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी IP एड्रेस के थ्रू। ठीक है, अगर क्या है, पैकेट जो है किसी भी दूसरे राउटर के पास पहुंचता है, यानी उसका जो IP एड्रेस है वो नेक्स्ट, जैसे स्टैक को समझ लो, स्टैक के टॉप से मैच नहीं कर रहा। जब स्टैक के टॉप से मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, वो गलत पाथ पे आ गया। गलत पाथ पे आ गया तो राउटर जो यहाँ पे पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी बनती है उस डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि वो रॉन्ग पाथ पे आ चुका है, और एक ICMP एरर मैसेज जनरेट कर दे, क्या है यहाँ पे गलत पाथ पे आपके फ्रेगमेंट आ गया था। ठीक है, ये था। तो स्ट्रिक्ट राउटिंग पढ़ ली, और उसके बाद लूज सोर्स राउटिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सेकंड पॉइंट आता है लूज सोर्स राउटिंग, सोर्स राउटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया मेरे ख्याल से लग गया होगा इसमें क्या होगा। ये जो होता है सिमिलर टू स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट सिमिलर टू स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, बट मोर रिलैक्स्ड। अब ये रिलैक्स किस टर्म में है वो देख लेते हैं। वो होती ऑल ऑफ द राउटर डिफाइंड
all of the router defined must be visited by datagram एंड जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, तो इन सेम ऑर्डर। ठीक है, ये तो रूल तो उसमें भी था, ठीक है, तो इसीलिए इसको सिमिलर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिलैक्स होता है, वो रिलैक्सेशन कहाँ पे आती है, वो इस पॉइंट पे आती है। इन एडिशन एडिशन द डेटाग्राम कैन विजिट अदर राउटर एज वेल। ठीक है, तो इसमें क्या, डिस्कार्ड नहीं करेगा फ्रेगमेंट को, और आईसीएमपी में एरर मैसेज भी जनरेट नहीं करेगा, वो क्या करे, अलाउ करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सोर्स या लूज सोर्स राउटिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग आईसीएमपी एरर मैसेज की बात कर रहे थे, राइट। सो आईपीसी में बोला, आईसीएमपी एरर मैसेज होता क्या, इसको एक बार देख लेते हैं। और मे भी शायद ये हम लोग का शायद लास्ट टॉपिक बनेगा, आईसीएमपी एरर मैसेज है। हाँ, बस ये है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग का ऑफिशियली ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास मेरे ख्याल से 15 मिनट है रिकॉर्ड करने के लिए, ट्राई करते हैं 15 मिनट फिनिश हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईसीएमपी। आईसीएमपी फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट, INTER, इंटरनेट कंट्रोल, इंटर कंट्रोल मैसेज। पी से क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा। अब हम लोग आईसीएमपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आईसीएमपी जो है ना, हम लोग जब से हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, सॉरी बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग ने टाइम जो टीएलई पढ़ा, टीएलई क्या, टाइम टू लिव, टीटीएल पढ़ा था, राइट। टीटीएल जब पढ़ा था, तो वहाँ से ही हम लोग ने आईसीएमपी एरर मैसेज के बारे में बताया, तब मैंने बताया था कि हम लोग आईसीएमपी एरर मैसेज जो भी चैप्टर के एंड में है उसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर के एंड का सबसे लास्ट टॉपिक है आईसीएमपी मैसेज। ठीक है, टू कॉन्टिन्यू, टू कॉन्टिन्यू से बेटर वर्ड है कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट नेटवर्क, नेटवर्क लेवल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्रैकेट में यूज्ड बाय होस्ट एंड राउटर, होस्ट एंड राउटर, राउटर। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट करता है नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन, जो भी नेटवर्क एरर मैसेज आती है, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन पास करना है, वो क्या होता है, आईसीएमपी के थ्रू करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एरर, एरर रिपोर्टिंग। ठीक है, यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं टीटीएल से, एरर रिपोर्टिंग। कब कब करता है, लाइक अनरीचेबल, अनरीचेबल, अनरीचेबल नेटवर्क, नेटवर्क, या फिर कोई होस्ट हो सकता है जिसके बाद रीच नहीं हो पा रहा हो, या कुछ प्रोटोकॉल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और यह हो सकता है कुछ अनरीचेबल पोर्ट हो। ये सारी जो एरर मैसेज होती है, वो कौन हैंडल करता है, वो आईसीएमपी करता है, तो इसका मेन काम यही होता है। फिर फेच, फेच बोले, इको रिक्वेस्ट भी हो सकता है, इको रिक्वेस्ट, और रिप्लाई हो सकता है। इको से मतलब क्या है, जब हम लोग पिन वगैरह चेक करते हैं, तो वहाँ पे इको मैसेज सेंड होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूज्ड बाय पिन। इको मैसेज या सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, कि फ्रीक्वेंसी वगैरह इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या
स्टेटस है नेटवर्क का वहाँ पे, तो उसे इको मैसेज बोलते हैं। फिर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता ही है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर अगला मैसेज आएगा ICMP मैसेज carried ICMP message carried in payload field of IP डेटाग्राम। सो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है इंपॉर्टेंट वाली, कि पेलोड ऑफ IP होता है, ठीक है। यानी कि ICMP मैसेज ऑप्शनल हेडर में नहीं होता, ये कहाँ होता है, पेलोड में होता है, ठीक है। बाकी अब तक जितना हमने राउटिंग वोटिंग पढ़े थे वो कहाँ होता था, वो होता था हेडर के अंदर, ऑप्शनल हेडर के अंदर, बट ये होता है पेलोड में। तो ये बात इन्फॉर्मेशन MSQ में या फिर 1-2 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब ICMP मैसेज के अंदर होता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से अगला पॉइंट लिखते हैं, ICMP मैसेज कंटेन। ICMP मैसेज क्या क्या कंटेन करता है, दो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सबसे पहला होगा उसका टाइप, फिर दूसरा हो जाएगा उसका कोड, ठीक है। तो ICMP का फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। ICMP मैसेज फॉर्मेट, ICMP मैसेज फॉर्मेट है वो क्या 8 बाइट का होता है, 8 बाइट लॉन्ग, ठीक है। तो अब मैसेज का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप होता है, टाइप की बाद यहाँ पे कोड होता है, कोड की बात क्या होता है, चेकसम होता है, चेकसम। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है या फिर इन्फो होती है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। और सबका साइज भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके ये सब बिट में, ठीक है, 0 से लेके 7 यानी 8 बिट का ये होता है, 8 से लेके 15 यानी टोटल 16 बिट का ये होता है, और यहाँ पे 16 से लेके 31 यानी 8 बिट का ये होता है, 8 8 और यहाँ 8 हो गया, सॉरी, यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 8 और 16 16 गया 32 बिट, 32 बिट मतलब ये हो गया 4 बाइट। तो ये 4 बाइट का अपर जो एक रो हो गए 4 बाइट की हो गई, दूसरी रो भी 4 बाइट की हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो बस हो गया, और क्या इतना इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया IPv4 का, जो IPv4 वाला ICMP मैसेज का जनरल फॉर्मेट हो गया। अब ICMP एरर मैसेज जो हम लोगों ने देखा था उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ICMP एरर मैसेज, ठीक है, क्योंकि हम लोग ICMP का एरर मैसेज का ही फॉर्मेट देखा है पूरे चैप्टर में। यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट एरर कंडीशन, ठीक है, वेन एवर IP डेटाग्राम, whenever IP datagram is discarded discarded at destination
डेस्टिनेशन होस्ट, और कहाँ डिस्कार्ड हो सकता है, और इंटरमीडिएट राउटर, इंटरमीडिएट राउटर, ठीक है। इट सेंड ICMP एरर मैसेज। अब किसको सेंड करता है? टू सोर्स होस्ट, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना चीज़ें काफ़ी रहेंगी ICMP के बारे में। और अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे बचा हुआ, उसको भी लिख लेते हैं इसी में। तो यहाँ पे लिखेंगे ICMP एरर मैसेज कंटेन ICMP एरर मैसेज कंटेन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। कंटेन्स कंप्लीट, COMPLE कंप्लीट IP हेडर एंड द फर्स्ट 8 बाइट ऑफ द IP डेटाग्राम पेलोड। अभी 8 बाइट क्यों लिए? क्योंकि ICMP एरर मैसेज 8 बाइट को, तो 8 बाइट में क्या पेलोड फील्ड में ICMP एरर मैसेज आएगा, हेडर फील्ड होगी वो तो सेम ही रहेगी, तभी तो पता चलेगा सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो यानी IPv4 हेडर का पैकेट जो है वो सेंड होता है। तो इतना चीज काफी इंफॉर्मेशन जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सो प्रोग्राम मतलब बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और उसे देख लेते हैं। प्रोग्राम ऑन मशीन एक्स, प्रोग्राम ऑन मशीन एक्स attempt to open attempt to open UDP connection to port 5376 on a machine Y, मशीन यानी मशीन एक्स जो है वो UDP के थ्रू मशीन वाई से कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अ अ, 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 एक मिनट। क्या मैं लिख रहा था, फिर से मैं वो पढ़ लेता हूँ। अ प्रोग्राम ऑन मशीन एक्स अटेम्प्ट टू ओपन ए UDP कनेक्शन टू पोर्ट 5376 ऑन अ मशीन वाई, ठीक है। और TCP कनेक्शन, और यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ, एंड ए TCP कनेक्शन टू टू पोर्ट 8632 ऑन मशीन Z, यानी कि मशीन एक्स जो है वाई से भी कनेक्शन में एस्टेब्लिश कर रहा है और जेड से भी। वाई से जो है UDP का यूज कर रहा है और जेड से क्या कर रहा है, वो TCP का यूज कर रहा है, ठीक है। हाउएवर हाउएवर देयर आर नो एप्लीकेशन देयर आर नो एप्लीकेशन listing at the corresponding
करस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर, करस्पॉन्डिंग पोर्ट ऑन वाई एंड जेड, ठीक है, एंड आईसीएमपी पोर्ट एंड आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल error will be generated by option A Y but not Z, option B Z but not Y, option C neither NEITH, ठीक है, neither Y nor Z, ऑप्शन डी आ जाएगा बोथ Y एंड Z, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में डायग्राम बना के बता सकता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे समझ लो, जैसे एक जो होस्ट एक्स है या मशीन एक्स है या होस्ट एक्स जो है, वह दो मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है। इससे एक वाई मशीन है और एक कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा है जो है कि जेड मशीन है, ठीक है, जेड मशीन है, ठीक है। उसने क्या किया, वाई को भी सिग्नल भेजा कनेक्ट करने का और जेड को सिग्नल पे है। इसमें क्या है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी का यूज़ किया, यूडीपी का यूज़ कर रहा है, इसमें टीसीपी का यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ का पोर्ट नंबर कुछ भी था, इससे हम लोग को मतलब नहीं, इसमें पोर्ट नंबर कुछ भी था, मैसेज नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ, एरर आया, तो एरर मैसेज क्या होगा, ये तो जनरेट, क्योंकि एरर मैसेज जो होता है यूडीपी और टीसीपी पे डिपेंड नहीं करता। एरर जो आईसीएमपी मैसेज है वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो नेटवर्क लेयर में यूडीपी की कौन सी लेयर यूज़ कर रही हो या टीसीपी यूज, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से क्या बोल सकते हैं प्रोटोकॉल यूज़ कर, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। आईपी प्रोटोकॉल यूज़ कर, आईपी प्रोटोकॉल में अगर एरर आ रही है, आईपी प्रोटोकॉल मैसेज जनरेट हो रहा है, तो यूडीपी से भी होगा, टीसी से भी होगा, अगर वो आईपी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। तो यानी ये भी क्या करेगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट होगा, यहाँ से भी क्या होगा, एक आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट होगा, इधर भी क्या होगा, आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट होगा, ठीक है। तो यानी बोथ वाला केस, क्योंकि आईसीएमपी एरर मैसेज जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने बताया, नेटवर्क प्रोटोकॉल, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोटोकॉल नॉट डिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑन यूडी सॉरी, हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये ऐसे लिखता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, ठीक है। तो बस यही के साथ हम लोग का ये चैप्टर एंड होता है, और हम लोग ने बहुत लंबा जर्नी इसको कंप्लीट करने में लगाया, क्योंकि बीच बीच में क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मतलब हम लोग का मेन जो पूरा बोलते हैं कोर कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो होता है नेटवर्किंग, नेटवर्क लेयर ही होता है जिसके, जो कि पूरा क्या बोल सकते हैं, जो बैकबोन बोल सकते हैं, वो होता है। नेटवर्क लेयर में भी IPv4 हेडर जो हम लोग के सिलेबस में पार्ट था, और IPv4 एड्रेस जो है अगला टॉपिक है। तो हेडर वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं IPv4 एड्रेस में, राइट। तो मैं इसको इस वीडियो में स्टार्टिंग, इससे हम लोग 400 पेजेस कंप्लीट हो गए एक साथ, ठीक है। अब 401 पेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे IPv4 हेडर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IP, सॉरी, IPv4 एड्रेसिंग, राइट। तो आज फाइनली फ्राइडे है, और इसी के साथ क्या हम लोगों ने कल किया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी कंप्लीट, उसका भी मेमोरी मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, और उसके भी दो छोटे छोटे चैप्टर, एक ही चैप्टर बोलूँगा, वो डिस्क है और वही बचा हुआ है।
फाइल हैंडलिंग और डिस्क बचा हुआ उसमें भी। और इसमें क्या हम लोग का 3 चैप्टर्स मेनली बचे हुए हैं। IP4 एड्रेसिंग है जो कि बड़ा लेंदी चैप्टर है, लेंदी मतलब साइज के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के दोनों से ही अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो इजी है कंपेयर टू IP4 एड्रेसिंग, बट क्या है ना उसको लेंथ ज़्यादा है। और उसके बाद छोटा सा चैप्टर बचता है, छोटा सा नहीं, उसके भी करीब मतलब 5-6 लेक्चर तो बन ही जाएंगे एटलीस्ट। तो उसके बाद खत्म हो जाएगा हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो पूरा क्या सबसे बड़ा साइज के हिसाब से सब्जेक्ट है गेट के सिलेबस में, ठीक है। तो यार बस हो गया। तो आज हमने ऑफिशियली क्या एंड कर लिया है, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।